क्लास 9 के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास, इसका चैप्टर 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? झूम खेती करने वालों को, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। तो सबसे पहले झूम खेती करने वालों को, चलिए इसको करते हैं। वन प्रबंधन की नीति में परिवर्तन का झूम खेती करने वालों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। खेती की इस पद्धति को प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण उन्हें दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ा तथा उनके स्वतंत्र जीवन यापन की पुरातन व्यवस्था चरमरा गई। विभिन्न क्षेत्रों में उनका शोषण होने लगा। साथ ही नई नीति ने एक तरह से उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया। अब है घुमंतू और चरवाहा समुदायों को। नई नीति के तहत इन समुदायों को सुरक्षित वनों में अपनी गतिविधियां चलाने से रोक दिया गया। फलतः उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई। वनोत्पादों के व्यापार को रोके जाने से इन समुदायों के लिए आय के स्रोत बंद हो गए तथा इनका जीवन यापन कठिन हो गया। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को। वन प्रबंधन की नीति के तहत इन कंपनियों को लकड़ी तथा वन उत्पादों का व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। इस समूह के लोगों को इस नीति का सर्वाधिक लाभ पहुंचा। फलतः उन्होंने अपने तथा सरकार के लिए विशाल मात्रा में वनों के दोहन तथा आदिवासियों के शोषण द्वारा धन जुटाया। बागान मालिकों को। बगीचा मालिकों को अपने व्यवसाय से बहुत अधिक लाभ हुआ। अवनीकरण के उपरांत चाय, कॉफी, रबर आदि के नए नए बागान विकसित किए गए। इन बागानों में जीवन यापन से हीन आदिवासियों से मुफ्त काम करवाया जाता था। चूँकि इन उत्पादों का निर्यात होता था, अतः सरकार एवं फर्म दोनों को बहुत अधिक लाभ हुआ। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। हालांकि जंगलों में शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया था, किंतु इसमें भेदभाव बरता गया। राजा, महाराजा तथा अंग्रेज अफसर इन नियमों के बावजूद शिकार करते रहे। उसके साथ सरकार की मौन सहमति थी। चूँकि बड़े लोग जंगली जानवरों को वे आदिम, असभ्य तथा बर्बर समुदाय का सूचक मानते थे, अतः भारत को सभ्य बनाने के नाम पर इन जानवरों का शिकार चलता रहा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? तो चलिए इसको करते हैं। औपनिवेशिक काल में बस्तर तथा जावा में वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं थी। दोनों ही जगहों पर शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया। रेलवे तथा जहाज निर्माण के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ों की कटाई की गई। वनवासी समुदायों द्वारा विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। घुमंतू तथा चरवाहे समुदायों को वनों में प्रवेश करने से रोका गया। वन उत्पाद से संबंधित स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यापार को रोका गया। वनों की कटाई तथा बागानों में के विकास के लिए यूरोपीय कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। वनवासी समुदायों को जंगल में अपने घरों में रहने के लिए या तो किराया देने के लिए अथवा बेगारी के लिए मजबूर किया गया। वन भूमि का ग्रामीण, सुरक्षित तथा संरक्षित वनों में वर्गीकरण कर दिया गया। इन नीतियों के निर्माण में दोनों ही जगहों पर स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि यूरोपीय विशेषज्ञों ने इन नीतियों का अपने हितों के लिए निर्माण किया। दोनों ही जगहों पर औपनिवेशिक वन प्रबंधन का उद्देश्य सरकारी सत्ता को फायदा पहुंचाना तथा स्थानीय वनों में या आसपास रहने वालों का शोषण करना था। अगला क्वेश्चन है, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं।
रेलवे, जहाजी निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफी के बागान, आदिवासी और किसान। तो चलिए इसको करते हैं। रेलवे विस्तार का वन क्षेत्र की कमी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेल की पटरियां बिछाने के लिए आवश्यक स्लीपरों के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ काटे गए। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए लगभग 500 पेड़ों की आवश्यकता होती थी। इस कार्य को बहुत तेजी से किया गया क्योंकि रेलवे सैनिकों तथा वाणिज्यिक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायक था। फलतः वनों का तेजी से ह्रास हुआ। जहाज निर्माण उद्योग वन क्षेत्र में कमी के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण था। चूंकि यूरोप के ओक वन लगभग समाप्त हो चुके थे, अतः भारतीय वनों की कठोर तथा टिकाऊ लकड़ियों पर यूरोपीय लोगों की नजर पड़ी। उन्होंने इसकी अंधाधुंध कटाई शुरू की। फलतः वनों का तेजी से ह्रास हुआ। कृषि विस्तार। इस दौरान न केवल यूरोपीय बल्कि भारतीय आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी। फलतः कृषि उत्पादों की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई, किंतु सीमित कृषि भूमि के कारण बढ़ती आबादी की मांग को तेजी से पूरा नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक सरकारों ने कृषि भूमि में वृद्धि करने की सोची, किंतु फैसला अविवेकपूर्ण ढंग से लिए जाने के कारण इसकी कीमत हमें वनों के ह्रास के रूप में चुकानी पड़ी। व्यावसायिक खेती में भी भारत में वन क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस तरह की कृषि के लिए अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता थी। उपलब्ध भूमि पर पारंपरिक तरीके से वर्षों से की जा रही खेती के कारण वह खास उपजाऊ नहीं रह गई थी। अतः नई उपजाऊ भूमि के लिए जंगलों को साफ किया जाने लगा। फलतः वनों का तेजी से ह्रास हुआ। चाय कॉफी के बागान। वनों की कीमत पर चाय एवं कॉफी बागानों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए यूरोपीय लोगों को परमिट दिया गया तथा हर संभव सहायता दी गई। वनवासियों को न्यूनतम मजदूरी पर पेड़ काटकर बागान के लिए जमीन तैयार करने के साथ साथ बागान के विकास संबंधी अन्य कार्यों में लगाया गया। इस तरह वन तथा वनवासी दोनों को ही नुकसान पहुंचाया गया। आदिवासी एवं किसान। इन समूहों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, क्योंकि ये अपनी वन संपदा सरकार के हाथों खो चुके थे। किंतु जैसे ही उन्हें अपनी जमीन वापस मिली, वे वापस अपने परंपरागत कार्यों पर लौट गए। यहाँ तक कि स्वतंत्रता के उपरांत आज भी वे वन में ही रहना पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो चलिए इसको करते हैं। अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर निम्नलिखित कारणों की विशेष भूमिका रहती है। आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्र छाया में आ जाते हैं, ताकि उन पर कोई हवाई हमला न कर सके। एक तो वे वनों को बर्बाद कर देते हैं और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरा कर देते हैं। जब अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते वे वनों में घुस आते हैं। हर छिपने वाले स्थानों को मिटाने के लिए वे अंधाधुंध वृक्षों को काट देते हैं या जला देते हैं। ऐसे में वनों का कुछ बचता नहीं। युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में हरे भरे वन गायब हो जाते हैं। कई बार देश की अपनी सरकारें जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा, तो वे स्वयं वनों को काटना शुरू कर देती है और इस प्रकार भी वनों का नामो निशान तक मिट जाता है। ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया में हुआ। जब वहां जापानी अधिकार की संभावना बढ़ गई, तो वहां की डच सरकार ने स्वयं अपने वनों को काट डाला।
कई बार इन वनों पर अधिकार करने वाली शक्तियां इन वनों को अंधाधुंध काट देती हैं ताकि दूसरा पक्ष इन वनों में शरण न ले सके। दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया पर अपने अधिकार के समय जापान ने ऐसा ही किया। इस प्रकार इंडोनेशिया के वनों को दोहरी मार भुगतनी पड़ी। इस दोधारी तलवार से भला वन कैसे बच सकते थे? वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देखकर बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि एक तो उनको लकड़ी से आमदनी हो जाए और दूसरा उनकी खेती करने वाली भूमि का दायरा बढ़ जाए। विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था वे फिर से वनों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। इस प्रकार युद्धों का हर लिहाज में वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको करते हैं। औपनिवेशिक शासन से भूमि घटी, तो क्या चीज की भूमि घटी? वन। इसमें वन हो जाएगा, वन भूमि घटी। वन लाने में सहायक होते हैं, तो वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इसमें वर्षा हो जाएगा। वनों के लयबद्ध विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक वानिकी, इसको वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, वन क्षेत्र में निरंतर कमी आना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वन विनाश, इसमें हो जाएगा वन विनाश। क्वेश्चन नंबर 5, परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको संशोधन कहते हैं, संशोधन, इसमें हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण की विशेष जानकारी वाले लोग कहते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यावरणविद, इसमें पर्यावरणविद हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, 16वीं शताब्दी में भारत के कुल भाग पर कृषि में होती थी, तो कितने पे होती थी? छठे भाग पर, इसमें छठे भाग हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन सेवा की स्थापना सन में हुई, तो कब हुई? 1864 में, 1864 में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, कई गांवों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो परगना, इसको परगना हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की वैज्ञानिकी वानिकी और जावा की वैज्ञानिकी वानिकी समान थी, तो इसमें हो जाएगा जावा। अब है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य? तो चलिए इसको करते हैं। जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का प्रयोग नहीं होता था, तो यह आपका गलत है, इसमें टिक कर क्रॉस कर देना है, यह असत्य है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ के सालवान अत्यधिक गहरे और ऊंचे हैं, तो यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों के राजस्व बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र का विकास हुआ, तो यह गलत है, इसको क्रॉस करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 1880 से 1920 के बीच वनों की कटाई ने काफी जोर पकड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 4 यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एक मील की रेल पटरी लगाने में 2000 स्लीपर लगते थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 सत्य है, इसको टिक कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, खतरनाक जानवरों के शिकार पर रोक थी, तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जावा और बस्तर के विद्रोह में समानता थी, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 सत्य है, इसको टिक कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, वन विनाश प्रक्रिया आधुनिक युग की देन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यह असत्य है, इसको क्रॉस कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, वन विकास के लिए जर्मन युग की देन है, तो यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, तेंदुपत्ते बीड़ी बनाने के काम आते हैं, तो यह भी सही है, इसको टिक कर देना है। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करो। चलिए इसको करते हैं। पहला राजस्व, तो इसका हो जाएगा सी, कृषि विकास, इसको सी में मिला देना है। वन सेवा, सेकेंड का है वन सेवा, इसका हो जाएगा डी, 1864, 2 का डी 1864। फिर है वन अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका वन अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 1865 बी, इसको बी में मिला देना है। फिर है 4 बस्तर विद्रोह, तो 4 का हो जाएगा 1910, इसको बस्तर विद्रोह को इसमें 1910 ए में मिला देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 जॉर्ज यूल
इसको अंग्रेज शिकारी था तो इसमें मिला देना है। अब है सही उत्तर चुने। मेहू फूल काम आते हैं। पहला है मेहू फूल काम आते हैं, शराब, तेल, खाद्य पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश साम्राज्य का पहला वानिकी स्कूल। तो इसमें देहरादून, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका हो जाएगा आपका देहरादून। इसमें ये कर देना है देहरादून। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। तेंदुपत्ते काम आते हैं, शराब, बीड़ी, तेल, सिगरेट। इसमें किस में आते हैं? इसका बीड़ी बनाने के। तो इसमें बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। देवदार वृक्षों का बागान है, सूरत, शिमला, देहरादून, कांगड़ा। तो इसका हो जाएगा आपका कांगड़ा, डी। क्वेश्चन नंबर 5। बागानों का कार्य मुख्यतः करवाया जाता था व्यापारियों, किसान, मजदूर, किसान। तो इसमें हो जाएगा मजदूर और किसान। अब है क्वेश्चन नंबर 6। घूमकर खेती विनाश करती थी, कृषि योग्य भूमि, वन भूमि, बागानों का उपरोक्त सभी। तो 6 का हो जाएगा वी, वन भूमि। घूमकर खेती विनाश करती थी वन भूमि की। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। शिकारी करने की आजादी थी, ग्रामीणों को, शाही लोगों को, किसानों को या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा शाही लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा शाही लोगों को। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। वनों के विनाश से कृषि योग्य भूमि एक कमी आई, सामान्य रही, वृद्धि हुई, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा आपका सी, वृद्धि हुई। वनों के विनाश से कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। बस्तर विद्रोह हुआ 1907 में, 1878 में, 1864 में, 1910 में। तो इसका हो जाएगा 1910 में, डी। अब है क्वेश्चन नंबर 10। जावा का विद्रोह समान था, नील विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बस्तर विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो यह बस्तर विद्रोह का ये समान था। तो इसका हो जाएगा 10 का सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।